हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर शुरू है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और उस चैप्टर में अब तक जो हमने बात की वो डीएनए के बारे में थी, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थी। उसके बाद डीएनए पैकेजिंग के बारे में थी। उसके बाद हमने डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, इसके लिए हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा। हमने एवेरी मैकलीड मैककार्टी के बारे में पढ़ा। और लास्टली हमने हेर्शी एंड चेक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। गॉट इट। उसके बाद हमने डीएनए वर्सेस आरएनए इनकी भी बात की। अभी जो हमें बात करनी है वो करनी है रेप्लिकेशन के बारे में। एक्चुअली रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, कॉपी करना। इसकी सीधी बात है, जैसे हमारे पास कोई किताब है और हम उस किताब की नकल कर रहे हैं, किताब की हम जेरोक्स लगा रहे हैं। तो जेरोक्स क्रिएट करना मतलब जेरोक्स क्रिएट करना, ये क्या हुआ? ये कॉपी हुआ। क्योंकि एग्जैक्टली जैसे मैटर ओरिजिनल में है वैसे मैटर कहाँ पे आता है? जेरोक्स में आता है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे डीएनए है तो डीएनए अपनी हमशक्ल कॉपी यहाँ पे बना रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। गॉट इट। तो ये हुआ, ये है डीएनए की कॉपी। और जिस प्रक्रिया से ये डीएनए बनाया गया, कॉपी बनाया गया, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एज अ रेप्लिकेशन। और जो डीएनए यहाँ पे बनाया गया, ओके, दैट इज जेरोक्स, इसको हम कहते हैं रेप्लिका। सो ये रहा रेप्लिकेशन के बारे में एक्चुअल डेफिनेशन कि एक्चुअल रेप्लिकेशन क्या रहता है। अब सवाल उठता है कि डीएनए खुद को रेप्लिकेट क्यों करता है और कब करता है, तो वो जानते हैं। क्वेश्चन अगर आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है सेल के अंदर, जब आपको पता है सेल साइकिल में पढ़ा था हमने, डीएनए रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग एस फेज। सेल साइकिल में आपने G1 फेज, एस फेज, G2 फेज पढ़ी है, उसमें एक यस फेज था, उसमें एक्चुअल में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। गॉट इट। दूसरी बात, डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है, अब वो समझिए। ये सेल है, इस सेल के पास एक डीएनए है, मान लेते हैं एक ही डीएनए है। ये सेल खुद को डिवाइड करेगा, मान लीजिए माइटोसिस हो रहा है, इस सेल ने खुद को डिवाइड किया। जब वो डिवाइड किया तब उसके पास तो एक ही डीएनए है, फिर वो डीएनए किसको देगा? इनको या इनको? प्रॉब्लम है ना, इक्वल तो बंटवारा नहीं होगा। एक्चुअली अगर हम कहते हैं एक ही डीएनए है तो उसने इसको डीएनए दिया, फिर ये खाली रह जाएगा। ओके, ऐसी कंडीशन ना हो, हर एक के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए डीएनए का। इसीलिए ये जो सेल है इसके अंदर ये जो आप सिंगल डीएनए को देख रहे थे, ये डीएनए अपनी हमशक्ल कॉपी बनाता है, तो उसने अपनी यहाँ पे हमशक्ल कॉपी बनाई। तो जब ये डिवाइड होगा तो एक कॉपी यहाँ जाएगी, एक कॉपी यहाँ जाएगी। बात समझ में आ गई? वन सेकेंड, थोड़ा मैं रिपीट कर लूँ। इस सेल के पास एक ही डीएनए है। ये मैं आपसे ये यहाँ पे कह रहा हूँ कि डीएनए रेप्लिकेट क्यों होता है। इसके पास एक ही डीएनए है, बराबर है, इसको देगा या इसको देगा, ये क्वेश्चन मार्क है। इसलिए उसने क्या किया, खुद का एक हमशक्ल कॉपी बनाया डीएनए का, ताकि वो इसको भी डीएनए दे सके, इसको भी डीएनए दे सके, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हो सके। और ये हम देख रहे थे, ये हमने एक्चुअली देखा है माइटोसिस के वक्त। गॉट इट। तो आपको यहाँ पे दो बातें समझ में आ गई कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यस फेज़ में, और दूसरी बात वहाँ पे जब ये सेल डिवाइड होता है तब वो इक्वल डिवीजन हो सके किसी भी क्रोमोसोम का, किसी भी डीएनए का, इसलिए यहाँ पे रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वैटसन एंड क्रिक की। ईयर आपको पता है, इन 1953 वैटसन एंड क्रिक ने 1953 में हमें एक्सप्लेन करके दिया था डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने हमें समझाया था, तो 1953 में समझाया था। उसी के साथ उन्होंने वहाँ पे और एक चीज़ हमें एक्सप्लेन करके दी थी। ओके, उसका स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, हम पढ़ेंगे आगे स्टेटमेंट। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ उन्होंने वहाँ पे रेप्लिकेशन के बारे में भी बोला था।
सो वैटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन किया ही उन्होंने, साथ में उन्होंने रेप्लिकेशन के बारे में भी कहा था। और इसी के ऊपर उन्होंने एक कोट लिखी थी, एक नोटेशन लिखा था, मतलब स्टेटमेंट दिया था। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है वो, और वो स्टेटमेंट में सीधा कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कॉपी करना जानता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेशन करना जानता है, और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने उस स्टेटमेंट में लिखी है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है, हमसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटी है जो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हो। गॉट इट? तो वो स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, क्योंकि वो उसके ऊपर से क्वेश्चन भी बन सकते हैं उस स्टेटमेंट के ऊपर से। गॉट इट? दूसरी बात जो वैटसन एंड क्रिक ने कही थी रेप्लिकेशन को लेके, वो हम बात करते हैं अभी। इन्होंने रेप्लिकेशन के बारे में क्या कहा था, यहाँ से प्रॉपरली समझना। ये डीएनए का डबल स्टैंड है, पता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है, डबल स्टैंड है। ये है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड। गॉट इट? और ये जो एक्चुअली डीएनए है पैरेंटल डीएनए है, इट्स अ पैरेंटल डीएनए। अभी जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, इससे 2 कॉपीज बनेगी, तो वो कैसे बनेगी वो देखिए। फिलहाल समराइज पढ़ा रहा हूँ, मतलब वैटसन क्रिक ने क्या कहा था वो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये पैरेंटल डीएनए जब ये डॉटर डीएनए बनाएंगे, न्यू डीएनए बनाएंगे, कैसे देखो। सबसे पहले जो ब्लैक कलर के 2 लाइंस है वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ये स्ट्रैंड अलग हो गए, बीच वाले हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गए, ये 2 स्ट्रैंड अलग हो गए। ये 2 स्ट्रैंड अलग होने के बाद ये ब्लैक कलर का जो स्टैंड है, अब इसे हम एज अ कहते हैं टेम्पलेट, और ये भी कौन हुआ, टेम्पलेट। दोनों टेम्पलेट हुए। ये जो ब्लैक कलर का टेम्पलेट है, अब इसके ऊपर नया स्टैंड बनेगा, इसके ऊपर भी नया स्टैंड बनेगा। गॉट इट? अब ये नया स्टैंड कैसे बना वो भी देख लीजिए आप। मान लेते हैं ये पुराना जो स्टैंड था, इसके ऊपर यहाँ ए था, यहाँ टी था, यहाँ सी था, यहाँ पे जी था, बराबर है। जब यहाँ पे नया स्टैंड बना तो अल्टीमेटली आप पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, आपको ए का पेयर टी के साथ, टी का पेयर ए के साथ, सी का पेयर जी के साथ, जी का पेयर सी के साथ, और इनके बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इस तरह सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, यहाँ पर भी कौन रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं, ये जो न्यू डीएनए बना, दैट्स डॉटर डीएनए, इस डीएनए में 2 कलर के स्टैंड हैं। एक ब्लैक कलर का स्टैंड है जो पेरेंट से आया हुआ है, और एक ब्लू कलर का स्टैंड है जो एज अ डॉटर का है, न्यू स्टैंड है। मतलब ये ब्लैक कलर का जो स्टैंड है ये ओल्ड है, और ये जो ब्लू कलर का स्टैंड है ये न्यू है, मतलब दोनों स्टैंड इसमें है, ओल्ड एंड न्यू। इसीलिए इनको हमने कहा सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्व का मतलब होता है वो चीज़ हमेशा के लिए रहना, वो चीज़ रहना। जैसे पेरेंट्स की कोई जायदाद है, मतलब कोई प्रॉपर्टी है, वो बच्चे को मिल जाती है, जो भी है आधी वगैरह जितनी, बराबर है। तो वो क्या हुआ, एक प्रकार एक टाइप का वो कंजर्वेशन हुआ, रिज़र्व हुआ, स्टोरेज हुआ। तो यहाँ पे पेरेंट्स का एक ही स्टैंड आया ना, एक ही स्टैंड आया, मतलब 50% आया, आधा ही आया, इसलिए हमने क्या लिखा, सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि आधा स्टैंड जो है वो पेरेंट का है, मतलब आधा ही कंजर्व हुआ, और आधा जो स्टैंड है वो न्यू है, कंप्लीट कंजर्व नहीं हुआ। अगर कंप्लीटली कंजर्व होता तो दोनों पेरेंट के स्टैंड आते, तो हम तो यहाँ तो कंप्लीटली कंजर्व बोल सकते थे, लेकिन आधा ही पेरेंट का स्टैंड आया, एक ही आया, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। तो मेरी बात को सुनना, अच्छे से समझ लेना इस बात को कि वैटसन क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में बात की। उन्होंने डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव बोला, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जब साइंटिस्ट ने उनसे पूछा तो वहाँ पे उनका ड्रॉबैक आया। मतलब उनको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को प्रूफ नहीं करते आया, एक्सपोज नहीं करते आया, एक्सप्लेन नहीं करते आया, वहाँ पे वो फेल हो गए। क्योंकि आपको पता है, जैसे इन्होंने वैटसन क्रिक ने कहा होगा हाँ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, तो आपको तो पता है बाकी साइंटिस्ट तो क्वेश्चन पूछते हैं ना, फिर प्रूफ करो।
एक्सप्लेनेशन दो, वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। फिर किन्होंने दिया? तो वही बात हमें आगे करनी है कि कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया सेमी कंजर्वेटिव का। गॉट इट? तो अब तक हमने जो देखा ये पॉइंट वैटसन क्रिक से बिलोंग करता था। अभी जो आगे हम बात करते हैं वो 6.4.1 की बात करेंगे। 6.4.1 की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, हम प्रूफ की बात करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मिचेल्सन एंड स्टैल्व। मिचेल्सन एंड स्टैल्व, ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने उस सेमी कंजर्वेटिव के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। इसके लिए उन्होंने बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया था। बैक्टीरिया का नाम आपको पता है, इकोलाई बैक्टीरिया। और उसी के साथ उन्होंने वहाँ पे और एक चीज़ सिलेक्ट की थी, वो थी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स, एक जो होता है 14 और एक होता है 15। बस इन्हीं के ऊपर अब खेल खेलता रहेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेंगे कि मिचेल्सन एंड स्टैल्व ने कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट किया था आइसोटोप के, मतलब आइसोटोप एज ए आइसोटोप, तो उसका आंसर रहेगा नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन 14 और एक है 15। जो 15 वाला नाइट्रोजन है उसे हम कहते हैं हेवी आइसोटोप्स, और जो 14 वाला है उसे कहते हैं लाइट। अब ये जो हेवी और लाइट है, मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं पहली बात आपसे क्लियर कर दूं, या एनसीईआरटी के अंदर क्लियर एक लाइन दी है, जो नाइट्रोजन 15 होता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप बिल्कुल नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, N15 वाला जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। फिर क्या? फिर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि N15 कौन है, N14 कौन है? उसके लिए हमें एक टेक्निक सिलेक्ट करनी है। उस टेक्निक का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए होने वाली टेक्निक, जिसमें पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज़। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया यूज़ करते हैं तो उसमें आपको N14 और N15 अलग अलग मिलेंगे। कैसे, समझिए। अगर हमने ये ट्यूब लिया और ट्यूब के अंदर एक सॉल्यूशन फिलअप किया, सॉल्यूशन के बारे में भी समझिए आप। एनसीईआरटी में एक नाम दिया है सॉल्यूशन का, सेसियम क्लोराइड। सेसियम क्लोराइड करके एक सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन इतना परफेक्ट है कि वहाँ पे वो परफेक्टली इफिशिएंसी शो करता है, पार्टिकल को अलग अलग कराने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे हमें ग्रेडियंट शो होता है, एक डिफरेंस शो होता है दो पार्टिकल के बीच का। तो सेसियम क्लोराइड हमने सॉल्यूशन सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने जब इस ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किया, उसको प्रॉपरली हमने एजिटेट किया, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए सॉल्यूशन घूमता रहा, और डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल अलग अलग हुए। और पार्टिकल कैसे नज़र आए वो देखिए, सुनिए। जो लाइट पार्टिकल है वो सतह पर रहते, मतलब ऊपर रहते। जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर रहते, जो लाइट नाइट्रोजन है वो ऊपर रहेगा। यहाँ कौन सा नाइट्रोजन रहेगा? एग्जैक्टली 14। और नीचे कौन सा नाइट्रोजन रहेगा? 15। इस तरह हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करके नाइट्रोजन 14 को और 15 को अलग अलग कर दिए, तो डेंसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे बन गई। मतलब कि अगर ये दोनों नाइट्रोजन ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, स्पेशली N15 अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, अगर आपको इसको अलग से देखना है तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करके इसको अलग से आप देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे इतना कहा, मिचेल्सन एंड स्टैल्व, इकोलाई बैक्टीरिया यूज़ किया गया, और नाइट्रोजन उन्होंने सिलेक्ट किया एज आइसोटोप्स। अब देखिए एक्सपेरिमेंट किस तरह किया गया था। जैसे मैंने कहा, इकोलाई बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया गया था। इकोलाई बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया गया था। इस बैक्टीरिया को कल्चर किया गया ऑन मीडिया, मीडिया के ऊपर इसको ग्रो किया गया। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पेट्री डिश ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो एक पेट्री प्लेट है, पेट्री डिश है। अब इसके अंदर हमने बैक्टीरिया ग्रो किया, कौन सा स्पेशली, ई कोलाई। ये बैक्टीरिया ग्रो किया। अब यहाँ से कुछ बातें मैं समझाऊँ आपको। जो मैंने मीडिया यूज़ किया ना यहाँ पे, ये जो मीडिया है ये पूरी तरह से, ये मीडिया पूरी तरह से फिलअप है N15 से। मतलब क्या, मतलब ये इसके अंदर जो केमिकल मैंने फिलअप किया वो N15 है, और N15 का जो सोर्स है वो NCERT के अंदर दिया है NH4Cl। गॉट इट। तो मैंने इस मीडिया में NH4 अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया, जिस पे जो नाइट्रोजन है उसमें कौन सा आइसोटोप है, 15 वाला आइसोटोप से, पूरी तरह से यहाँ पे 15 है। क्यों लिया उसका भी रीज़न आप जानिए। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो रहा है, जैसे वो ग्रो हो रहा है 1 के 2 हो जाएंगे, 2 के 4 बैक्टीरिया हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया 1 के 2 होंगे तो अल्टीमेटली DNA भी वहाँ पे 2 हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे DNA रेप्लिकेशन चलेगा। गॉट इट। अब यहाँ से एक मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। जब यहाँ पे बैक्टीरिया 1 के 2 हो गए तो DNA भी 2 हो गए, तो DNA दोनों का होने का मतलब होता है रेप्लिकेशन होना। मतलब वहाँ पे रेप्लिकेशन होने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप DNA बना रहे हैं तो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। तो नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, वो मीडिया से लेंगे। तो उन्होंने नाइट्रोजन को मीडिया से लेना शुरू कर दिया, और ये जो नाइट्रोजन उन्होंने मीडिया से लेना शुरू कर दिया DNA बनाने के लिए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, वो नाइट्रोजन N15 था। तो उनके DNA में मैक्सिमम कौन से नाइट्रोजन गए, N15। इसीलिए जब ढेर सारे यहाँ बैक्टीरिया बन गए, क्योंकि उन जनरेशन टू जनरेशन सेवरल जनरेशन मल्टीपल होने दिया, जब उन्होंने यहाँ से एक बैक्टीरिया रिमूव किया और बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया, मान लीजिए बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया गया। जब बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया गया तब उन बैक्टीरिया के अंदर जब उन्होंने DNA को ऑब्जर्व किया तो DNA कुछ इस प्रकार था। ये DNA था वो। अब ये DNA कौन सा है, ये DNA है N15। ये भी स्टैंड 15 का है और ये भी स्टैंड 15 का है। बोथ आर 15 स्टैंड्स। मतलब ये जो DNA यहाँ पे आपको दिख रहा है बैक्टीरिया के अंदर, ये पूरा 15 का ही DNA है। क्यों, इस DNA 15 स्टैंड कहाँ से, ऑब्वियसली मीडिया से खींचा ना उन्होंने 15 करके, नाइट्रोजन 15, तो उसके अंदर आ गए वो। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं प्योर हेवी DNA। इट्स अ प्योर हेवी DNA। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया हमने यहाँ से उठाया था, अब उस बैक्टीरिया को हमें कल्चर करना है। तो इस बैक्टीरिया को मैं कल्चर करूँ एक मीडिया में, ऐसे पेट्री प्लेट में करेंगे इसको। देखिए मैंने और एक पेट्री प्लेट ली, उसके अंदर जो मीडिया ऐड किया वो अलग होगा इस बार। उसके अंदर जो मीडिया होगा वो होगा N14 का, मतलब नाइट्रोजन 14 का मीडिया होगा इसके अंदर। और आपने जो बैक्टीरिया है यहाँ पे कल्चर किया। फिलहाल देखना, पेट्री प्लेट एक है, बैक्टीरिया एक है, मीडिया N14 है। और दूसरी बात, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का DNA क्या था, 15 था। अब जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ वो NCERT की डायग्राम है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे N15 को थोड़ा अलग से ड्रॉ करूँ। मैंने यहाँ N15 ड्रॉ किया और इनके बीच में ये रहे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसको मैं लिख लूँ N15 करके, हेवी DNA। ये 15 है, 15 है, रेड कलर मतलब 15 याद रखना आप। अब बैक्टीरिया है, मीडिया है, और बैक्टीरिया के अंदर DNA कौन सा है, N15 का DNA है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ होगा,
बैक्टीरिया अगर मीडिया में है तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया डिवाइड होने की कोशिश करेगा, रेप्लिकेट होने की कोशिश करेगा। तो एक बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए बैक्टीरिया के ऊपर। यहाँ एक बैक्टीरिया के कितने बैक्टीरिया बन गए? 2। तो एक के बन गए 2। यहाँ एक बैक्टीरिया था तो डीएनए भी एक ही था, वो भी आप N15 वाला डीएनए था क्योंकि आपने बैक्टीरिया यहाँ से लिया था, बराबर है। अब एक बैक्टीरिया कितने बैक्टीरिया बन गए? 2 बैक्टीरियाज बन गए। 2 बैक्टीरिया मतलब डीएनए कितने बनेंगे? क्योंकि एक बैक्टीरिया के लिए एक डीएनए, 2 बैक्टीरिया के लिए 2 डीएनए। तो डीएनए मुझे ड्रॉ करना है। डीएनए में कैसे ड्रॉ करूँ, यहाँ से मैं समझाऊँ। देखो कितने स्टैंड है? 2 स्टैंड है। आपको याद है मैंने वैटसन क्रिक के बारे में ऐसे ही आपको बोला था रेप्लिकेशन के वक्त। ये पेरेंटल डीएनए, अब यहाँ बनेंगे डॉटर डीएनए। सबसे पहले जब डीएनए से यहाँ पे डीएनए बनेगा, सबसे पहले ये 2 स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो लाल कलर का स्टैंड और ये रेड कलर का स्टैंड अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। जैसे ये स्टैंड टूट गए तो ये कौन बन गया? एज अ टेम्पलेट। ये रेड कलर बन गया टेम्पलेट, ये भी टेम्पलेट बन गया। अब इसके ऊपर नया स्टैंड बनेगा। अब नया स्टैंड जो है वो नया स्टैंड इस तरह बन गया, ये भी इस तरह बन गया। गॉट इट? ये बीच में कौन आ गए? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ब्लू कलर जो नया स्टैंड है वो स्टैंड जब यहाँ पे बन रहा था तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आपको कहा था मीडिया में कौन सा नाइट्रोजन है? नॉर्मल नाइट्रोजन है, 14 वाला। तो अल्टीमेटली ये ब्लू कलर मतलब कौन सा नाइट्रोजन? 14 नाइट्रोजन। और यहाँ पे रेड कलर मतलब कौन सा? 15, जो पहले से ही था। और इसके ऊपर अभी इसके ऊपर जो रेप्लिकेशन होगा, इसके ऊपर जो स्टैंड बनेगा, उस स्टैंड बनाने के लिए जो नाइट्रोजन लगता है वो अपने कौन सा नाइट्रोजन सप्लाई किया? 14। अगर यहाँ 14 है तो जब यहाँ पे 14 है, जब नया डीएनए यहाँ बन रहा है, नया डीएनए, तो ऑब्वियसली 14 वाला नाइट्रोजन यूज़ करेंगे ना वो। तो यहाँ इस तरह 14 वाला बन गया। यहाँ पर भी ब्लू कलर मतलब कौन सा? 14। और यहाँ रेड कलर मतलब कौन सा? 15। इस तरह यहाँ पे आपको कितने डीएनए नज़र आ रहे हैं? 2। देख रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव, एक ब्लू है और एक रेड है। ओके, रेड तो पहले से ही आया था। ब्लू ऑब्वियसली यहाँ जो नाइट्रोजन 14 मीडिया है वहाँ से ब्लू नाइट्रोजन खींचा गया, तब जाके N14 लिखा हमने यहाँ पे। ओके, तो नया स्टैंड बना। अब मुझे इनको लिखना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एज अ हाइब्रिड डीएनए। ये बन गया हाइब्रिड डीएनए। अब मैं आपको ये समझाऊं, एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया बनने में 20 मिनट लगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रॉम 1 बैक्टीरिया इफ़ यू वांट द रेप्लिकेशन इज़ देयर एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 बैक्टीरिया, हाउ मच टाइम रिक्वायर? 20 मिनट्स। तो ये हुआ फर्स्ट जनरेशन, ये हुआ फर्स्ट जनरेशन। ओके, अब मैं आगे वाली बात कर दूं, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? पेट्री प्लेट है। 2 बैक्टीरिया के हिसाब से बताइए, 2 बैक्टीरिया कितने बन गए? 4 बैक्टीरिया, 1 2 3 4 बैक्टीरिया। यहाँ कितने डीएनए हैं? 2 डीएनए हैं। उसके हिसाब से यहाँ कितने बनेंगे? यहाँ 2 बैक्टीरिया के 4 बैक्टीरिया, तो 2 डीएनए कितने डीएनए? 4 डीएनए। कैसे बनेंगे अब वो समझिए। पहले इसकी बात करते हैं। पहले स्टैंड को अलग करो, रेड अलग हुआ, इधर भी रेड अलग हुआ, इधर ब्लू अलग हुआ, इधर ब्लू अलग हुआ। हमने सबको अलग अलग कर दिए। गॉट इट? मतलब हमने इसको सेपरेट कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके, डीनेचुरेट करके। अब क्या करते हैं वो देखिए। अब ये जो रेड कलर का है, ब्लू और रेड, इनके ऊपर हमें नया डीएनए फॉर्म करना पड़ेगा, नया कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्म करना पड़ेगा। अब वो कौन सा होगा? ब्लू कलर ही हो। क्यों? क्योंकि मीडियम कौन सा है? नाइट्रोजन 14 वाला ही है ना। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन 14 वाला यहाँ स्टैंड बनेगा। ये पहला स्टैंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा स्टैंड। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये बीच में रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो इस तरह आपको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट हमें मिला यहाँ पे कि यहाँ रिजल्ट अगर शो करते हैं तो ये हुआ हाइब्रिड, ये भी हुआ हाइब्रिड। मतलब हाउ मच हाइब्रिड? 2।
और ये क्या हुए, ये हुए प्योर लाइट डीएनए। क्योंकि मैंने पहले कहा था जो रेड कलर है वो हेवी डीएनए है N15 का, तो ब्लू कलर में कौन सा आता है N14 का जो लाइट डीएनए होता है। इस तरह आपको यहाँ पे 4 डीएनए मिले, 2 उसमें से लाइट है और 2 उसमें से हाइब्रिड है। फिर 2 बैक्टीरिया से 4 बैक्टीरिया बनने में मतलब नेक्स्ट जनरेशन होती है तो समय लगता है 40 मिनट्स, इसका दुगना मिनट यहाँ पे लगेगा। और जनरेशन का नाम क्या है, जनरेशन का नाम है सेकंड जनरेशन। चलो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। एक बार रिपीट अगर मैं करूँ, हमने इकोलाई बैक्टीरिया को कल्चर किया था मीडिया में। मीडिया में क्या हो रहा था, मीडिया जो था वो N15 वाला मीडिया था, तो इसके अंदर जितने डीएनए बनते हैं सबके अंदर N15 गया होगा। तो बैक्टीरिया को खोजबीन करनी थी, बैक्टीरिया को बाहर निकाला, बैक्टीरिया के अंदर देखा डीएनए है क्या था, तो कौन सा डीएनए मिला, N15 वाला डीएनए मिला। फिर हमने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया है इसको कल्चर किया नए प्लेट में, दिस कॉल्ड एज न्यू प्लेट। तो हमने जब इसको कल्चर्ड किया तब उसमें मीडियम कौन सा था, N14 वाला था। ओके, उस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए, इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए, नया बैक्टीरिया मतलब यहीं से लिया ना हमने, तो इसमें डीएनए कौन सा होगा, हेवी डीएनए। अब जब हमने इसको समय दिया, जब एक बैक्टीरिया के 2 बैक्टीरिया बन गए तो एक डीएनए के 2 डीएनए बन गए। जब यहाँ पे डीएनए बन गए तो सेमी कंजर्वेटिव हुआ, क्योंकि इसमें जब नया स्टैंड बन रहा था तो नया स्टैंड 14 वाला बना, क्योंकि इसमें मीडिया कौन सा था, 14 वाला था। ओके, जो मीडिया होगा वही स्टैंड बनेगा। फिर हमने वह 40 मिनट लिए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन देखा, तो 2 बैक्टीरिया के 4 बन गए, तो डीएनए भी 4 बन गए। तो असली इसमें हाइब्रिड वाले 2 बन गए और प्योर वाले कितने बन गए, 2। अब इन सबको अगर हमें देखना है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी तो हमें यूज़ करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सॉरी, मैं लास्ट टाइम बोला था आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। हमें अगर ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर तीनों को मिला दो, हेवी को, लाइट को, हाइब्रिड को, तीनों को मिला दो इनके अंदर, और आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, तो सेपरेशन होगा। सबसे बॉटम में एक स्टैंड दिखाई देगा, एक बैंड दिखाई देगा सबसे बॉटम में, हमें मिडल में भी एक बैंड दिखाई देगा। ओके, और हमें एट द टॉप पे भी, एट अपर सरफेस में भी एक का बैंड दिखाई देगा। ऐसे में 3 बैंड दिखाई देंगे। अब मुझे आंसर करना, मैं इनको 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। ये A है, ये B है, ये C है। A नंबर का कौन सा स्टैंड होगा, जो लाइट होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, लाइट बैंड, मतलब इसमें रहेंगे सभी के सभी N14। B नंबर कौन सा रहेगा, जो हाइब्रिड रहेगा। हाइब्रिड का मतलब जानते हैं आप, हाइब्रिड का मतलब होता है N15 एज वेल एज N14। C का मतलब क्या हुआ, जो हेवी होगा। हेवी मतलब यहाँ पे, हेवी का मतलब क्या है, जिसके अंदर सिर्फ कौन है, N15। तो सुनिए, लाइट का मतलब N14, हेवी का मतलब N15, जो हाइब्रिड है वो दोनों आते 14 और 15। तो इस तरह की तस्वीर अगर NCERT के अंदर है तो वो देखिए कैसी होगी। उन्होंने थोड़ा हॉरिजॉन्टल दिया है, हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। देखिए, उन्होंने फर्स्ट जो ट्यूब ड्रॉ किया वो हेवी डीएनए के ऊपर ड्रॉ किया। फर्स्ट ट्यूब, अगर हेवी डीएनए है तो डीएनए कहाँ होगा, डीएनए बॉटम में होगा। सेकंड में उन्होंने दिया है, अगर 2 डीएनए है वहाँ पे 2 डीएनए, उन्होंने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह ड्रॉ किया है। मैंने सीधा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एनसीईआरटी ने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इस बात को समझ लेना, एनसीईआरटी में ऐसा स्ट्रक्चर है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वहाँ पे अगर आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिड कहाँ होता है, हाइब्रिड बीच में रहता है, तो यहाँ पे रहेगा हाइब्रिड। अगर मैं थर्ड की डायग्राम ड्रॉ करूं तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड हुआ, और 2 जो है वो प्योरली हेवी है, सॉरी लाइट है, तो लाइट यहाँ पे हुआ, तो ये लाइट हुआ, और ये क्या हुआ, ब्लैक कलर में हेवी हुआ, सॉरी हाइब्रिड हुआ, और ये लाइट।
इस तरह सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया यूज़ करके, सेसियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करके हमने इन बैंड्स को अलग अलग कर दिया। तो सिंपल सी बात होगी, लाइट है तो ऊपर ही रहेगा सेपरेशन के बाद, अगर हाइब्रिड है तो बीच में ही आपको मिलेगा बैंड्स, अगर वो हेवी है तो बॉटम में मिलेगा। गॉट इट। इस तरह हमने सेपरेशन किया। फिर अभी बात क्या करना है, एनसीईआरटी में डायग्राम दी है, आप अच्छे से कर लेना। आप ये यहाँ जब क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं वो देखो, क्वेश्चन निकलते हैं कि 20 मिनट बाद, 20 मिनट के बाद आपको रिज़ल्ट क्या मिला, हाइब्रिड डीएनए मिले, 2 डीएनए मिले, हाइब्रिड मिले। 40 मिनट के बाद रिज़ल्ट क्या निकला, 4 डीएनए मिले, उसमें से 2 लाइट थे और 2 हाइब्रिड थे। वैसे क्वेश्चन निकलेगा, अब यहाँ 20 मिनट हुआ तो ये, 40 मिनट हुआ तो ये, 60 मिनट बाद, 60 मिनट के बाद आपका रिज़ल्ट क्या होगा और आपके पास कौन से डीएनए होंगे, उसमें लाइट कितने होंगे और उसमें हेवी कितने, लाइट कितने होंगे और हाइब्रिड कितने। जैसे यहाँ पे लाइट कितने हैं 2 और हाइब्रिड कितने हैं 2। वैसे ही आफ्टर 60 मिनट हेवी लाइट कितने रहेंगे और हाइब्रिड कितने रहेंगे। क्या बोला मैंने, लाइट कितने रहेंगे और हाइब्रिड कितने रहेंगे। बात समझ में आ गई। अब लास्ट टॉपिक ये है इनका कि जैसे एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो एक्सपेरिमेंट इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर किया गया। इकोलाई छोड़ के अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक में भी एक्सपेरिमेंट किया गया। यूकैरियोटिक के एक्सपेरिमेंट किया गया टेलर नाम के साइंटिस्ट ने। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में पेज नंबर 106, ये सेंटेंस आईएमपी है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 106, वहाँ पे स्पेशली यूकैरियोटिक के बारे में उन्होंने कहा है। तो पेज नंबर 106 में सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ, टेलर नाम के साइंटिस्ट, ईयर जो है सेम है 1958, जो मिसेल्सन-स्टैनली ने एक्सपेरिमेंट किया था ना तब का ही ईयर है। ओके। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्लांट का यूज़ किया था, एक फ्लावरिंग प्लांट था। उस प्लांट का नाम यहाँ पे दिया है उन्होंने विसिया फाबा। ओके, विसिया फाबा प्लांट का नाम दिया है विसिया फाबा। एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये बीन्स के प्लांट होते हैं जिनको एक्चुअली थोड़े मोटे मोटे से बीन्स आते हैं। गॉट इट। इनका रूट्स यूज़ किया जाता है इस प्लांट का सर्चिंग के लिए, मतलब रूट्स यूज़ किया गया था। तो साइंटिस्ट के नाम थे टेलर, प्लांट का नाम है विसिया फाबा। ये बीन का प्लांट्स रहता है, उसका रूट यूज़ किया जाता है। तो ये रिसर्च के ज़रिए उनको, और दूसरी बात, इस रिसर्च में उन्होंने क्या सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया था, नाइट्रोजन यूज़ किया था? बिल्कुल नहीं। यहाँ से भी क्वेश्चन निकलेगा। ये रिसर्च के लिए उन्होंने यूज़ किया था थाइमिडीन। जो नाइट्रोजन का एक हिस्सा, जो एक प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स में आप देख सके थाइमिडीन का मतलब क्या है? थाइमीन प्लस पेंटोस शुगर का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो थाइमिडीन का यूज़ किया गया। तो उनको साबित क्या करना था? साबित यही करना था, जैसे इकोलाई के हमने अंदर साबित ये किया कि सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है डीएनए का, तो सेम तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस प्लांट के अंदर सर्च किया कि यूकैरियोटिक के अंदर जब क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है तब वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है इनकी तरह, क्या अलग होता है। ओके, तो रिज़ल्ट ऐसा निकला जब रिसर्च किया गया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डीएनए का वो एज इट इज़ इकोलाई की तरह होता है। जो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एज इट इज़ होता है। तो वहाँ का सेमी कंजर्वेटिव, यहाँ का सेमी कंजर्वेटिव एक ही है। आपको बात समझ में आ गई। और लास्टली एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि जैसे यहाँ पे 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60 मिनट मैंने आपको समझाया था, वैसे एनसीईआरटी में है कि 80 मिनट्स बाद क्या रिज़ल्ट निकलेगा इन डीएनए का, किस प्रपोर्शन में मिलेंगे। गॉट इट। तो इस तरह आज हमने रेप्लिकेशन की बात की, स्पेशली हमने उसमें मिसेल्सन-स्टैल्स की बात की। आगे हम बात करेंगे कि रेप्लिकेशन जो होता है उसका एक्चुअली मैकेनिज़्म क्या है। थैंक यू।